प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दोपहर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये 5वीं बैठक होगी। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति पर कर सकते हैं चर्चा। भारतीय रेलवे ने मंगलवार से चुनिंदा यात्री ट्रेनों को शुरू करने का किया ऐलान। IRCTC वेबसाइट के जरिए आज शाम 4 बजे से होगी बुकिंग शुरू। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे प्रतिदिन 300 श्रमिक एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने को तैयार। दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चलाया जा रहा वंदे भारत मिशन जारी। ब्रिटेन, कुवैत, फिलीपींस और रियाद में फंसे भारतीयों को लेकर पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 41,472 पर पहुंची। 19,357 मरीज ठीक हुए, जबकि 2,109 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया, देश भर के संक्रमण में से ठीक होने की दर 30% से ज्यादा, जबकि मृत्यु दर 3.3% पर बनी हुई है, जो अच्छे संकेत हैं। राष्ट्रीय विषाणु रोग संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए बनाया पहला देशी किट। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमण के मामले 40 लाख के पार पहुंचे, जबकि 2,80,000 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही, 79,000 लोगों की मौत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन हटाने से किया इनकार, कुछ मामलों में राहत देने का ऐलान। नमस्कार, और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बैठक होगी। पीएमओ इंडिया ने एक ट्वीट के जरिए बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि यह बैठक दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें देश में कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक का है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। पीएम मोदी ने विभिन्न अवसरों पर कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच निकट सहयोग में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ आखिरी मुलाकात 27 अप्रैल को हुई थी। लॉकडाउन में कई राज्यों द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के बाद ये उनकी पहली बैठक होगी। और इस पर और बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, स्वागत है आपका। आज प्रधानमंत्री की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बैठक होगी कोविड-19 के इस समय में, और ये समय है जब तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, 17 तारीख तक है वो। तो यकीनन इस पर चर्चा होगी कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या फिर क्रमवार किस तरीके से अर्थव्यवस्था को खोला जाए। तो बेहद अहम रहने वाली है ये बैठक। जी बिल्कुल तेजिंदर, और खासतौर से पिछले तमाम स्थितियों को अगर देखें तो जब भी इस तरह के बड़े फैसले प्रधानमंत्री ने लिए हैं तो मुख्यमंत्रियों की राय के साथ ही लिए हैं। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर 17 मई के बाद की जो रणनीति है उसको लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन उसके अलावा जो 2-3 अहम पहलू है, ये एक सीधा संकेत अब दे दिया गया है कि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना है, उसको तेज करना है, मजबूत करना है। और इसको लेकर देखते हमने देखा रेलवे के भी कई अहम ऐलान कल हुए हैं। उसके अलावा कई और चीजें हैं, मतलब एक संतुलन कैसे बिठाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को अगर खोलना है तो जहां अभी भी प्रभावित इलाके हैं वहां किस तरह से उसको रोकने के, कोरोना महामारी को रोकने के उपाय करने हैं, दोनों के बीच कैसे संतुलन हो सकता है। और तीसरी बात, जो माइग्रेंट लेबर्स, जो फंसे हुए लोगों की बात बार बार आ रही है, कई राज्य ऐसे हैं अभी भी, उसमें एक तरह से कह सकते हैं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का उदाहरण सामने आए, जो अभी भी अपने फंसे हुए मजदूरों की वापसी को लेकर उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसे दूसरे राज्य कर रहे हैं। तो उन तमाम स्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है। तो एक बहुत ही अहम बैठक, और प्रधानमंत्री की लगातार ये कोशिश है कि इस पूरी स्थिति को, इस बड़ी चुनौती को एक अवसर में कैसे बदला जाए। और तेजिंदर, आपको याद भी होगा कि पिछले हफ्ते 10 दिनों में प्रधानमंत्री ने दर्जन भर से ऐसे क्षेत्रों की बैठक बुलाई है जो निवेश, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इसका योगदान हो सकता है, चाहे
सिविल एविएशन हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, इस तरह के तमाम सेक्टर्स। तो एक तरह से एक अपील भी होगी उनकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कि अब जब एक कैपेसिटी बिल्डिंग भारत कर चुका है, तो अब इस आगे की लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाना है। जी तेजिंदर। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यकीनन बेहद अहम ये बैठक रहने वाली है और देखना होगा कि किस तरीके से क्या फैसले लिए जाते हैं। और पिछले समय से हम देख रहे हैं, इससे पहले 4 ऐसी बैठकें हो चुकी हैं प्रधानमंत्री की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ। ये 5वीं बैठक होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौर में कुछ राहत देने की बात कर रही है और इस दौरान बंद पड़ी यात्री ट्रेनों के संचालन को 12 मई से शुरू किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने इसे लेकर एक विस्तृत योजना बनाई है। शुरुआत में कम संख्या में ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण की जांच भी की जाएगी। रेलवे ने 12 मई से कुछ पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई से धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। शुरुआत में 15 जोड़ी चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली से खुलकर डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी जाएंगी। और इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होगी और केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशनों पर स्थित टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और बुकिंग काउंटर पर कोई भी टिकट प्लेटफॉर्म टिकट सहित जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों के लिए फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा और ट्रेन के प्रस्थान करने के समय उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी तथा केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा। ट्रेन के परिचालन कार्यक्रम सहित विस्तृत विवरण उचित समय पर अलग अलग जारी किए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने में जुटी भारतीय रेलवे ने रविवार को दिल्ली से एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना की। इस ट्रेन में 1000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक सवार थे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने डीडी न्यूज से खास बात की। प्रवासी श्रमिक भाई देश के किसी कोने में भी अगर रह रहे हैं और वो अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भारतीय रेल ने ये 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू किया था। आज तक 375 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल चुकी हैं, जिसमें करीब 4.5 लाख श्रमिक भाई अपने अपने गंतव्य स्थान को पहुंच चुके हैं। भारतीय रेल ने प्रतिदिन 300 ट्रेन चलाने की व्यवस्था की हुई है। हम सरकारों से, जो ओरिजिनेटिंग स्टेट है और जो रिसीविंग स्टेट है, उन सरकारों से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये ट्रेन चला रहे हैं। ये जो ट्रेन जा रही है, आप देख सकते हैं कि एक केबिन में केवल 6 लोग बैठे हुए हैं और सबके लिए सोने की व्यवस्था है। सबको यहाँ पे खाना और पानी दिया गया है। रास्ते में जहाँ भी समय आएगा, चाहे वो ब्रेकफास्ट का, चाहे वो लंच का, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। और आपके माध्यम से मैं जो भी हमारे श्रमिक भाई जहाँ भी रह रहे हैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि जहाँ वो रह रहे हैं अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, रजिस्ट्रेशन करें, उनको बताएं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और हम देश के हर कोने से उनके प्रदेश तक ट्रेन चलाने की हमने व्यवस्था कर रखी है। हमने केरल से ट्रेन भेजी, हमने कर्नाटका से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से ट्रेन देश के हर कोने के लिए चल रही है और आने वाले दिनों में ट्रेनों की संख्या और बढ़ेगी। कल हमने 80 ट्रेनें चलाई हैं, आज 100 से ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी। अगले हफ्ते में हमने ऑलरेडी करीब 1000 ट्रेन प्लान कर रखा है और आने वाले दिनों में, जैसा मैंने बताया कि प्रतिदिन हम 300 ट्रेन चलाने की व्यवस्था कर चुके हैं। जैसे जैसे राज्य सरकारें हमें रिक्वायरमेंट देगी, ट्रेनों की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे। भारतीय रेल का हर कर्मचारी देश के लिए बिल्कुल कमिटेड है और इस विकट घड़ी में 24 घंटे भारतीय रेल के कर्मचारी काम कर रहे हैं और हमने जो भारतीय रेल के हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो भी, चाहे हाइजीन प्रोटोकॉल हो, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल हो, मेडिकल प्रोटोकॉल हो,
हम उस पर पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। और ये जो हमारे मजदूर भाई यहाँ से जा रहे हैं, उनको एक हमने व्यवस्था बनाई हुई है कि जो राज्य सरकार है इनको एक तरह से चेकअप करती है, स्क्रीनिंग करती है और एक लिस्ट देती है हमको कि ये यहाँ से श्रमिक भाई इस ट्रेन में यात्रा करेंगे। उस लिस्ट के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सरकार के द्वारा कि ये लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब इनमें कोई भी सिम्टम कोविड-19 के नहीं हैं, और जिनके लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है वही यात्री इस ट्रेन में सफर करते हैं। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान वंदे भारत मिशन जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके बताया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विदेश मंत्रालय और हमारे मिशनों के अनथक प्रयासों से मिशन वंदे भारत उड़ान भर रहा है। कल दोहा, लंदन, सिंगापुर, रियाद, कुवैत और कोलालमपुर से 6 उड़ानों पर 1239 भारतीयों को वापस लाया गया और अधिक उड़ानें आ रही हैं। अमेरिका में फंसे 225 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की पहली फ्लाइट आज मुंबई पहुंची। सैन फ्रांसिस्को से 225 भारतीयों को लेकर यह विमान मुंबई हवाई अड्डे पर लैंड किया है। वहीं लंदन से भी एक विमान आज बेंगलुरु पहुंचा है। विमान में 323 भारतीय सवार थे। फिलीपींस की राजधानी मनीला में फंसे भारतीय भी आज स्वदेश पहुंचे। मनीला से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट आज मुंबई पहुंची है। और रियाद से 139 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। बीती रात कोलालमपुर से एयर इंडिया का एक विमान कोची हवाई अड्डे पर पहुंचा। विमान में 2 बच्चों सहित कुल 177 भारतीय सवार थे। और इससे पहले रात 9:30 बजे कुवैत में फंसे भारतीयों को लेकर भी एयर इंडिया का फ्लाइट चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंची। 4 बच्चों सहित कुल 167 भारतीय इस विमान में चेन्नई पहुंचे। वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज INS मगर मालदीव्स में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोची के लिए रवाना हुआ, जिसमें 24 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है। और इस पर और बात करने के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, अगर मिशन वंदे भारत की बात की जाए तो आज 5वां दिन है। 2 दिन का और आगे का कार्यक्रम घोषित किया हुआ है। भारतीय जो फंसे हुए हैं विदेशों में, उन्हें भारत लाया जा रहा है और उनके चेहरों पर मुस्कान हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं वतन वापसी की। आगे इस प्रोग्राम को किस तरह से ले जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि बहुत से और भी भारतीय हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया है। डे 5 तक देखें यानी कि आज जो फ्लाइट जो सैन फ्रांसिस्को से 225 इंडियंस को लेकर के आई है, ये यूएस से पहली फ्लाइट एक तरह से आई है वंदे भारत मिशन के तहत, और अब तक लगभग 4000 के आसपास इंडियंस को इवैक्यूएट कर लिया गया है। सरकार पहले सप्ताह के अंदर 15,000 के आसपास जो पैसेंजर्स हैं इनको इवैक्यूएट करने का प्लान बना चुकी है। और टोटल रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। सरकार कंसिडर कर रही है कि 2 लाख इंडियंस को रिपैट्रिएट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्लान है, और अगले सप्ताह अब जब रिपैट्रिएशन की शुरुआत होगी तो हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि इस समय पर अब जो नेक्स्ट फोकस रहेगा वो रशिया रह सकता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज रहेंगी, साथ ही साथ जर्मनी, स्पेन, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज की शुरुआत एक तरह से होती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये कुछ कंट्रीज यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, यानी कि जो वंदे भारत मिशन है इसका दायरा अब सरकार बढ़ाएगी। हम इस बात को जानते हैं कि मिशन जितने भी दुनिया भर में मौजूद है हमारे, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, और जिनको भी प्रायोरिटी है, मतलब प्रायोरिटी उन्हीं लोगों को दी जा रही है जहाँ पे मेडिकल अर्जेंसी है या फिर हेल्थ कंसर्न्स। जैसे अभी हमने फर्स्ट फेज या फर्स्ट वीक में देखा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, महिला हैं, उनको तरजीह दी जा रही है।
साथ ही साथ जो लोग अपनी जॉब खो चुके हैं गल्फ कंट्रीज स्पेसिफिकली, जॉब लॉसेस जहां पे हुए वहां पे उन यंगस्टर्स को इवैक्यूएट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को वापस लेकर के आया जा रहा है। तो प्रायोरिटी बेसिस पर लोगों को लेकर के आया जा रहा है। और 2 लाख से ज्यादा का तो एक कंजर्वेटिव टारगेट लेकर के सरकार चल रही है कि वंदे भारत के तहत इवैक्यूएट किया जाएगा। आज डे 5 है, जिसकी आज भी एक तरह से फ्लाइट्स का आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन आज जो सुबह सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट आई है, तो अब यानी कि यूएस से भी फ्लाइट आ गई है। तो एक तरह से देखेंगे तो अब गल्फ कंट्रीज से, लंदन से, यूएस से, हर जगह से कहीं ना कहीं से फ्लाइट्स अब आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है फर्स्ट वीक के अंदर। यहाँ तेजिंदर जी, और इसके साथ ही अरुण, मिशन वंदे भारत के साथ समुद्र सेतु भी चल रहा है, जिसके जरिए आईएनएस जलाश्व पहले माले से भारतीय जो फंसे हुए थे उनको लेकर आया, और अब आईएनएस मगर भी वहां पर फंसे हुए भारतीयों को लेकर आ रहा है। यही नहीं, जहां पर जरूरत है वहां जरूरी सामान भी उसके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा इवैक्यूएशन प्लान, इसकी मिसाल विरले ही मिलती है। बिल्कुल, एक तरफ वंदे भारत मिशन के तहत हवाई मार्ग से लोगों को लेकर के आया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो समुद्र सेतु की शुरुआत की है, यहाँ के हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है जो कि वाटर से कनेक्टेड है, वहां पे हम लोग समुद्र के माध्यम से अपने इंडियंस को इवैक्यूएट कर रहे हैं। जलाश्व और मगर, इनके माध्यम से इवैक्यूएशन की प्रक्रिया को एक तरह से किया गया है। और यहाँ पे देखिए कि लगभग 700 के आसपास इंडियंस को कल रिपैट्रिएट किया गया है। और खास बात यह है कि ये इंश्योर किया जा रहा है कि इन आईएनएस जलाश्व मगर हो या फिर समुद्र के माध्यम से जो पैसेंजर्स को लेकर के आया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। आरोग्य सेतु मैंडेटरीली सबको डाउनलोड करने को कहा जा रहा है, ताकि आसपास जो इनमें पैसेंजर्स हैं इंडियंस, उनको पता हो कि भाई कौन फॉरेन सॉइल से वापस इंडिया में आया है। और जैसे ये वापस इंडिया में आ रहे हैं, इनको एक तरह से 14 दिन के क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। और उसके बाद में इन पॉइंट्स और आउट पॉइंट्स, अब देखेंगे इन दोनों पे थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तो ये कुछ मेजर्स का ध्यान रखा जा रहा है। तो एक तरह से मेगा इवैक्यूएशन प्लान है। इसी वजह से समुद्र के माध्यम से या फिर आप कहीं हवाई जहाज के माध्यम से सरकार एक मेगा इवैक्यूएशन प्लान को चला रही है, ताकि मैक्सिमम इंडियंस को जो कि स्ट्रैंडेड है इस समय पर कोविड-19 के चलते, उनको इवैक्यूएट किया जा सके। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ा इवैक्यूएशन प्लान मिशन वंदे भारत और समुद्र सेतु के जरिए चलाया जा रहा है और विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। और अब आपको भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़ों की जानकारी दे दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 41,472 हो गई है, जबकि 19,357 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और 2,109 मरीजों की मौत हो गई है। तो इस तरह देश भर में अब तक कुल 62,939 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश में रिकवरी रेट 30% से अधिक है, जबकि मृत्यु दर 3.3% के पास है। तो पिछले 3 दिन का हमारा जो डबलिंग रेट है वो 12 है। हमारा जो रिकवरी रेट है वो हमारा आज 30% से ऊपर पहुंच गया है। 60,000 में से लगभग 20,000 जो हमारे मरीज़ हैं वो ठीक होकर वापस अपने घरों में चले गए हैं। और हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट है वो अभी भी केवल 3.3% बना हुआ है। यद्यपि एक भी मृत्यु होती है तो वो बहुत कष्टदायक होती है। पिछले 24 घंटे में 10 हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं देश में जहां एक भी केस नहीं आया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएम मोदी की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में विभिन्न मदों में 244 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसान सम्मान योजना और प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ प्रदेश के लाखों परिवारों को मिल रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को कोरोना राहत के रूप में मुफ्त राशन दिया गया है। अब तक 24 लाख लोगों को 12,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया है। शिमला जिले में सूनी क्षेत्र के लाभार्थी इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्रा शर्मा है। मैं गुलठानी गांव की रहने वाली हूँ। मुझे मुफ्त राशन मिला है। मैं मोदी सरकार के धन्यवाद करती हूँ।
मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं गुलथानी का रहने वाला हूँ। मुझे मुफ्त राशन मिली है और मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी लाखों परिवारों के लिए सहारा बनी है और अब तक 8,70,000 से अधिक लाभार्थियों को 174 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में डाली गई है। ऊना जिले के किसानों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। किसान सम्मान निधि जो सहायता प्रदान की गई है उससे हमें खेतीबाड़ी के लिए बहुत मदद मिली है और प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इसके लिए। जो प्रधानमंत्री ने सम्मान निधि 2,000 रुपये हमारे खातों में डाला है, हम उसके बहुत आभारी है। इस संकट की घड़ी में वो हमारे खेतीबाड़ी के बहुत काम आए, इसलिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के खातों में जो 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में डाले हैं, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विभिन्न घटकों के रूप में गरीबों को राहत पहुंचा रही है। डीडी न्यूज के लिए सुनी से सुरेश कुमार और ऊना से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। देश की कोरोना वायरस से जंग जारी है। इस वायरस से निपटने में सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। इस वायरस से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। देश भर में ऑरेंज जोन में भले ही कुछ रियायत दी गई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। इस बात को और अपनी जिम्मेदारियों को कुछ लोग बखूबी जानते हैं और इसलिए महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक सैलून व्यवसायी ने एक डॉक्टर की तरह पीपीई किट का उपयोग करके अपना व्यवसाय शुरू किया है, जिससे आय का माध्यम भी खुले, साथ ही लोगों की और स्वयं की सुरक्षा भी बनी रहे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र राज्य का सांगली जिला कोरोना के चलते ऑरेंज जोन में आता है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने यहां लॉकडाउन में थोड़ी सशर्त अनुमति दी है, जिसके कारण यहां कुछ दुकानें खुली हैं। जिले के विश्रामबाग परिसर में सैलून की दुकान चलाने वाले किरण जाधव ने भी अपनी सैलून शॉप शुरू कर दी, पर इन अनोखे रूप में। जिले में कोरोना का संकट अभी भी मंडरा रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैलून आने वाले लोगों के बाल कैसे काटे जाएं, ये एक बड़ा सवाल था। डॉक्टर जिस प्रकार पीपीई किट का इस्तेमाल कर अपना और लोगों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह किरण ने पीपीई किट पहनकर अपना काम शुरू किया। किरण ने खुद को एक पीपीई किट के साथ सुरक्षित किया है और दुकान में आने वाले प्रत्येक ग्राहक को अपने हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश करने देता है। किरण की ये अनोखी पहल लोगों में उत्सुकता का विषय बन गई और अब यहाँ आने वाले लोग भी अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं। मैं कोरोना के चलते इस पीपीई किट का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसमें मैंने हैंड ग्लव भी पहने हैं। एयर शील्ड के जरिए मेरा पूरा चेहरा भी ढका हुआ होता है। इसे पहनने के बाद मेरा क्लाइंट से सीधा संपर्क नहीं होता है। प्रयत्न केला जेणेकरून क्लाइंटच्या संपर्कात येऊ नये असा। पिछले कुछ दिनों के लॉकडाउन के कारण व्यावसायिकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जीवन और व्यापार भी पटरी पर आ सकता है और इसके लिए जरूरत है किरण जैसे लोगों की, जो जानते हैं पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है जीवन की सुरक्षा। सांगली से सरफराज संधी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक 41 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना के विश्व भर में अब तक कुल 41,01,060 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 2,82,694 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा अमेरिका में लोग आए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के अब तक कुल 13,29,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी से देश में 79,522 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अपने एक सहायक के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार से देश को लॉकडाउन से बाहर लाने और लोगों को घरों से बाहर वक्त बिताने की अनुमति देने वाली एक नियमबद्ध योजना का ऐलान किया है। देश के नाम संबोधन में अपनी योजना की जानकारी देते हुए जॉनसन ने इस बात का खास ख्याल रखा कि संक्रमण के नए मामले को कैसे कम रखा जाए और अर्थव्यवस्था को भी कुछ रफ्तार मिले। प्रधानमंत्री जॉनसन ने लोगों से अपील की
कि अगर वो घर से काम नहीं कर पा रहे हैं तो दफ्तर आ सकते हैं, बशर्ते वो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल ना करें। हालांकि इस योजना के तहत भी कम से कम जून तक सभी स्कूल और गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर एक 5 स्तरीय अलर्ट व्यवस्था भी इस पर नजर रखेगी कि किस तरह लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। इसी बीच वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में लॉकडाउन 28 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तीनों ही देशों के अधिकारियों ने कहा कि इस नए घटनाक्रम को लेकर उनकी सरकारों और डाउनिंग स्ट्रीट के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और वो अपने लोगों में स्टे होम का संदेश दे रहे हैं। फ्रांस में आज से लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा रही है, जिसके तहत देश में गैर जरूरी सामान की दुकानों और कुछ प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन कोविड-19 हॉटस्पॉट रेड जोन में लोगों की 100 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी। इसी बीच कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में 70 और लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि यह संख्या मार्च के मध्य से अब तक एक दिन में होने वाली मौतों में सबसे कम है। अब तक देश में कोरोना के कुल 1,77,094 मामले सामने आ चुके हैं और 26,383 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले रविवार को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहने वाले कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार जताने के लिए उनकी तस्वीरें आईफिल टावर पर दर्शाई गईं। स्पेन में लगभग आधी आबादी को आज से लॉकडाउन में सशर्त ढील दी जाएगी। आज से वहां रेस्टोरेंट कुछ आउटडोर सर्विसेज दे सकेंगे। हालांकि मैड्रिड और बार्सिलोना अगले आदेश तक लॉकडाउन के दौरान हॉटस्पॉट बने रहेंगे। उधर सामान्य जीवन की ओर लौटने का संकेत देते हुए 8 मई को बार्सिलोना में समुद्र तट कुछ घंटों के लिए खोले गए, लेकिन वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए उन पर पूरी निगरानी रखी गई। भारत में कोरोना की जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने स्वदेश तकनीक पर IgG एलिसा टेस्ट किट को विकसित किया है। इससे मानव शरीर में कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके बारे में ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि यह संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।